हेलो एवरीवन, स्वागत है क्वांटम क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करेंगे इजराइल और ईरान का जो लगातार बीते 10 दिनों से युद्ध चल रहा है। 10 दिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनके बीच का जो युद्ध चल रहा है वो 13 जून को स्टार्ट हुआ था और 23 जून 2025 आज की डेट है और लगातार इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन हाँ, एक विषय पे और हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि इजराइल और ईरान वर्सेस जो युद्ध हो रहा था इसमें अमेरिका की क्या हो गई है, एंट्री हो गई है। अब जैसे हम बात करें कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का बयान हुआ करता था कि हम ग्लोबल वर्ल्ड में क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं। ठीक है, जैसे अभी इंडिया में जब पाकिस्तान ने क्या किया था, पहलगाम में अटैक किया था, उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसकी वजह से वहाँ के कुछ आतंकी ठिकानों को हमने क्या किया है, टारगेट किया था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हमने क्या किया है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर करवाने का काम किया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भी आधिकारिक रूप से ये बातें सामने निकल के आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया है। ये पाकिस्तान की अपील के बाद इंडिया ने सीज़ फायर की घोषणा की थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनका बयान हुआ करता था कि हमने यूक्रेन और जो रूस का युद्ध चल रहा था उनके बीच हमने शांति समझौते की बात की थी। लेकिन वहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप विफल हो गए और शांति समझौता यूक्रेन और रूस के बीच भी नहीं करवा पाए। क्यों ये शांति की बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि इस बार डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मुझे नोबेल पीस प्राइज़ का अवार्ड मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बयानबाजी अगर देखें तो वासिम मुनीर जो जिहादी जर्नल है पाकिस्तान के, वो इनवाइट किए गए थे अमेरिका के द्वारा डिनर पे, डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट किया था। तो वहाँ पे उन्होंने सीधा बयानबाजी की थी कि भाई आपको क्या मिलेगा, नोबेल पीस पुरस्कार इस बार मिलने वाला है। तो ये कुछ बयान था भाई डोनाल्ड ट्रंप का, बाकी लोगों का। लेकिन वहीं पर ऐसी कौन सी मुसीबत अमेरिका को लगी या डोनाल्ड ट्रंप को लगी, ईरान की तरफ से खतरा क्या लगा, जिसकी वजह से अभी बीते एक दिन पहले क्या किया है, अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया है। लेकिन इस अटैक के बाद ईरान का बयान यह है कि न्यूक्लियर साइट में अटैक करने के बाद हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया था कि अमेरिका अटैक करने वाला है, इसीलिए हमने अपने यूरेनियम और जो भी रिसोर्सेज थे उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया है। बस अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमने क्या किया है, बहुत कुछ नुकसान किया है ईरान का, और ईरान अपनी न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए 10 साल पीछे चला गया है। लेकिन ऐसी आधिकारिक रूप से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि अमेरिका के अटैक के बाद ईरान को कितना नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग बात करें कि ईरान और इजराइल के इस युद्ध में इंफ्रास्ट्रक्चर इजराइल का भी और ईरान का बहुत कुछ बर्बाद हुआ है और बहुत सारी जनता, बहुत सारे सैनिक दोनों साइड से मारे जा चुके हैं। लेकिन इसमें और हम लोग चर्चा ये भी करने वाले हैं कि अमेरिका ने जब स्ट्राइक किया या न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया तो उसने कौन विमान का या कौन से मिसाइल का इस्तेमाल किया है, ये सारी चीज़ हम लोग आज आपको पता है। अभी तक जो युद्ध चल रहा था ईरान वर्सेस इजराइल था, लेकिन अब ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका हो गया है, क्योंकि अमेरिका की एंट्री क्या हो गई है, इस युद्ध में फाइनली हो गई है। ठीक है, तो यह सारी चीज़ हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किन किन बातों पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, क्या हेडिंग है। देखो, जैसे यूएस ने परमाणु ठिकानों पर हमला किया, हमने पहले ही बता दिया कि ईरान के 3 ऐसे परमाणु ठिकाने हैं जहां पे यूएस ने क्या किया है, मिडनाइट में क्या किया, अटैक किया। दूसरी बात, ईरान ने मिसाइलों की जो प्रतिक्रिया दी है ना। अब देखो, अटैक करने के बाद जैसे यूएस ने अटैक किया ईरान पे, उसके बाद प्रतिक्रिया तो करेगा ईरान, है ना। तो प्रतिक्रिया क्या रही उसकी, उसने इजराइल के साथ सीधे लड़ाई और तेज़ कर दी। पहले तो लड़ाई बहुत कम, मतलब उतना मिसाइल वगैरह नहीं दागा जा रहा था, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया क्या रही, उसके अटैक के बाद और तेज़ हो गई प्रतिक्रिया। तीसरा देखो, जैसे तेल मार्केट क्यों प्रभावित होगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि तेल मार्केट कैसे प्रभावित हो सकती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं उनके पास तेल के सारे रिसोर्सेस हैं, लेकिन इंडिया और चाइना जैसे कुछ ऐसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देशेज हैं जहाँ पे ऑयल का कोई सोर्स नहीं है, ये किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग ऑयल का ट्रेड करते हैं ताकि हमारे जो देश में जो कारोबार चल रहा है तेल पर डिपेंडेंट है वो चले आराम से। तो मैंने इस अपनी वीडियो में बताया पहले से कि अगर ईरान क्या करेगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज अगर बंद कर दिया, जहाँ से 20% ऑयल का ट्रेड मिडिल ईस्ट से हम लोग करते हैं, तो बहुत कुछ प्रभाव होने वाला है। तेल का क्राइसिस क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब तेल की कीमतों में बढ़ावट दिखाई देने को मिलेगी। और वैश्विक सुरक्षा की बात और यातायात और राजनीतिक गतिशीलताएँ सभी हाई अलर्ट पर हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि अशांति का हाई माहौल है। एक तरफ से देखा जाए तो अमेरिका ने क्या किया है, हिंसा भड़काने का काम किया है। वार्ता बात पे तो कोई बनी नहीं रही है, शांति की तो बात हो ही नहीं रही। शांति कहाँ से होगी जब ईरान पे अटैक हुआ है, तो शांति की बात अब कौन करेगा शांति की बात। ईरान शांति के लिए तैयार ही नहीं है, इजराइल शांति के लिए तैयार ही नहीं है। दूसरी बात, आग में घी डालने का काम अमेरिका ने कर लिया है, तो शांति का कोई माहौल दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल, है ना। ये सारी चीज़ें क्या दिखा रहा है, फिलहाल बंद है। और आगामी कुछ सप्ताह इस संघर्ष का जो दिशा है वो बदल गई है। अब कुछ सप्ताह शांति दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अब दिशा कुछ इस युद्ध की बदल गई है। अब आगे क्या होता है हम लोग डिस्कस। देखो, जैसे हमने बताया कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो अमेरिका ने क्या किया है, ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया है। ये जहाज़ आपको दिख रहा होगा, ये विमान आपको दिख रहा है, इसका B2 नाम है। B2 बम्बर है जो बम को ले जाके कैरी करता है और उसको
छोड़ता है जहाँ पे, वो बम क्या करता है ज़मीन के अंदर घुस जाता है, करीब 100-200 मीटर तक अंदर वो चला जाता है। और ये जो हमला किया गया है ईरान की न्यूक्लियर साइट पे, ये 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं, आगे हम दिखाएंगे आपको। लेकिन जो हमला हुआ है वो टॉमहॉक नाम की एक मिसाइल है जिससे हमला भी किया गया है। वो मिसाइल के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। वो मिसाइल युद्धपोत या किसी नेवी के द्वारा किया जा रहा है, जो अरब सागर में जो नेवी है अमेरिका की, उसके द्वारा किया गया है। आगे मैं सारा कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। देखो, जैसे हमने बताया आपको, B-2 बम्बर से क्या हुआ, अटैक हुआ है। ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट हैं, फार्दो है, नतांग है और इस्फान है। ये 3 न्यूक्लियर साइट हैं जिन पे अटैक किया गया है। और बताया जा रहा है कि जो फार्दो है ये पहाड़ों के काफ़ी अंदर डिज़ाइन किया गया था, न्यूक्लियर प्लांट लगाया गया था। इस पे कोई भी ऐसा विमान नहीं था इजराइल के पास जो इस पर अटैक करके इसको ख़त्म कर पाए, इसीलिए इजराइल की चिंता बढ़ रही थी। तभी तो एंट्री हुई है ना अमेरिका की, और अमेरिका ने क्या किया है, दावा किया है कि हमने जो फार्दो पहाड़ी के अंदर बनाया जा रहा था न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसको क्या किया, हमने ख़त्म करने का काम किया है। अभी आधिकारिक रूप से ये पुष्टि नहीं हुई है कि कितना नुकसान हुआ है उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, तो ये 3 न्यूक्लियर साइट्स है जहाँ पे अमेरिका ने मिडनाइट अटैक किया था। देखो, अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या अपना ट्विटर हैंडल पे जाके बयान दिया कि भाई हमने क्या किया है, जो हमारा मकसद था हमने उसको कंप्लीट किया, डिस्ट्रॉय किया। जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स थे हमने उनको क्या किया है, तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। ठीक है, और बताया जा रहा है कि हम अब क्या चाहते हैं भाई, नाउ इज़ द टाइम फॉर पीस, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अब हमला करने के बाद आप उम्मीद कर रहे हो कि शांति का माहौल बन जाए, हिंसा करने के बाद आप उम्मीद करते हो कि आप शांति का माहौल बन जाए। दूसरी तरफ अगर बयान देखें सैयद अब्बास जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने बयानबाजी की है कि जो अमेरिका ने किया है कतई ये गलत है, ये ग्रेव वायलेशन है, इसका भुगतान अमेरिका को करना पड़ेगा। हम भुगतान, पहले भी अल्टीमेटम अमेरिका ने दिया था कि ईरान युद्ध रोक दे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी भी हम रुकने वाले नहीं हैं, अमेरिका से हम डरते नहीं। ये सारी चीज़ें बयानबाजी निकल के सामने आई। हम लोग बात करने वाले हैं भाई कि जो B-2 बम्बर है उससे क्या विशेषताएं हैं, कैसे ये काम करता है। ठीक है, अमेरिका का जो B-2 बम्बर, अमेरिका का दावा है कि ऐसा विमान अभी तक पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश के पास नहीं है। और स्पेशली ये कहा गया है कि हमने क्या किया है, ईरान के लिए ही B-2 बम्बर को डिज़ाइन किया है। ईरान हो गया, रूस हो गया, जो शक्तिशाली देश हैं उनके लिए हमने क्या किया, इसको डिज़ाइन किया गया है। जो नॉर्थ कोरिया है उसके लिए हमने इसको डिज़ाइन किया है। ठीक है, ऐसा विमान कहा जा रहा है कि किसी के पास नहीं है। ये B-2 बम्बर है, ये B-2 बम्बर विमान है जो कहा जा रहा है कि जो रडार से ये आराम से बच जाता है। जैसे आसमान में अगर देखोगे जो चील होता है वो वहाँ का राजा होता है, वैसे ये, हाँ, ये राजा है उसका। इससे बचना नामुमकिन है और ये सारे रडारों से क्या होता है, बच जाता है। इसको ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है। तो बात करेंगे हम लोग B-2 स्पिरिट की। तो B-2 स्पिरिट जो है बंकर सिटी मिसाइलें सहित गुप्त मिशनों के लिए विश्व की प्रमुख स्टील मतलब छिपी हुई बम वर्षक विमान है। ये बम वर्षक विमान है। अगर आप कहीं पे छिपे हुए हैं धरती के अंदर, कितनी भी गहराई में छिपे हुए हैं, तो वहाँ भी टारगेट करने का ये दावा करते हैं। ऐसा विमान कहा जा रहा है कि किसी के पास नहीं है। ठीक है, और हाल के तनाव में यह ईरान पर हमले के लिए महत्वपूर्ण ताकत माना जा रहा है। तभी तो इजराइल ने क्या किया है, इनवाइट किया अमेरिका को कि अब बहुत हो गया, अब अटैक किया जाए और ख़त्म किया जाए ईरान का जो भी न्यूक्लियर प्लांट लगाया जा रहा है। तो B-2 बम्बर क्या है, आगे और भी इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या विशेषताएं हैं। जैसे मैसिव ऑर्डिनेंस ऑफ द पेनिट्रेटर, ये क्या कर रहा है, अगर मान लो जैसे बताया जा रहा है कि जो फार्दोस न्यूक्लियर पावर प्लांट था ईरान का, वो काफ़ी अंदर था, गहराई में पहाड़ों के, तो वहाँ तक ऐसा कोई विमान नहीं था इजराइल के पास कि उसको टारगेट कर पाए, इसलिए B-2 बम्बर का इस्तेमाल अमेरिका ने किया है। यह बम वर्षक GBU-57 नामक 3000 पाउंड मतलब कि 13.6 टन का ये वेट उठा सकता है। ठीक है, कि गहरे प्रवेशी विनाशकारी बम ले जाने, जैसे मान लो कि बहुत गहराई में है, कोई पहाड़ के नीचे है या 200-300 फीट अंदर है, तो इतना बम ले जाने की ताकत है इस विमान के पास। इतना बम ले जाएगा ताकि वो विनाशकारी साबित हो जाए, उसको ख़त्म कर पाए। इतना बम ले जाने की ताकत इस विमान के पास है। ठीक है, मतलब 13.6 टन ले जाने की इसके पास क्षमता है, सक्षम है, जो कि विशेष रूप से फार्दोस जैसे पहाड़ के अंदर गहराई में बने परमाणु ठिकानों पर नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मैंने बताया कि इसके पास क्षमता है कि भाई इतना ज़्यादा बम ले जा सकता है कि मान लो कोई टारगेट है, बहुत अंदर है, गहराई में है, तो उसको नष्ट कर पाए, इतना बम इसके पास ले जाने की क्षमता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें इसकी विशेषताएँ हैं। जैसे यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा हो फार्दोस ईरान का जो न्यूक्लियर साइट है फार्दोस, ये पहाड़ के अंदर बनाया गया था। तो इसी को नष्ट करने के लिए इजराइल की चिंता बढ़ रही थी, कैसे इसको मैं नष्ट करूं। तो अभी ये कारनामा दिखाया है B-2 बम्बर ने। ठीक है, कहा जा रहा है कि काफ़ी अंदर पहाड़ के बनाया गया था ये, है ना, सिक्योरिटी भी काफ़ी थी। लेकिन अब अचानक क्या हुआ, अमेरिका ने अब देखो, जब जो हमला हुआ था उस रात में, तो एक ही तरफ से B-2 बम्बर ने नहीं किया था, इधर से भी हमला हुआ था नेवी के द्वारा। जो अमेरिका की नेवी है, अरब सागर में है,
उसने भी क्या किया था, अटैक किया था। ये मिसाइल है, टॉम हॉक नाम की मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है ये, इसके द्वारा भी अटैक किया गया था। ईरान का जो न्यूक्लियर साइट था उस पर अटैक किया गया था इनके द्वारा भी। अब इनकी क्या विशेषता है, इनको भी हम लोग जानेंगे। जैसे इनसे बताया गया, जो आगे वाला ये पार्ट है, ये इंफ्रारेड कैमरा लगा हुआ है, इसमें कैमरा बाकायदा लगा हुआ है। कहीं भी जाता है अपने टारगेट पे तो दिखाई देता है कैमरा, उसको क्या किया जाता है, जीपीएस के माध्यम से उसको हैंडल किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। दूसरा वार हेड बना हुआ है यहाँ पे, वार हेड ये अटैक करने के काम आता है। गाइडेंस कंप्यूटर्स द्वारा इसको गाइडेंस किया जाता है। एयर इनटेक कर लेता है, एयर की जरूरत पड़ी तो। फ्यूल टैंक यहाँ पे लगा हुआ है और टर्बोजेट इंजन भी इसके पास लगा हुआ है। अब इसको कैसे छोड़ा जाता है, कैसे अटैक किया जाता है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। लेकिन मैं बता दूँ, पनडुब्बी या युद्धपोत से इसको छोड़ा जाता है, जो कि अरब सागर में अमेरिका का युद्धपोत है, वहीं से इसको छोड़ा गया था ईरान पे। ठीक है, देखो जैसे इसकी कुछ विशेषताएँ के बारे में हम लोग अगर डिस्कस करेंगे तो इसकी विशेषताएँ, जो टॉम हॉक नाम की जो मिसाइल है, नाम है इसका देखो टॉम हॉक, लैंड अटैक है ये, लैंड टू लैंड अटैक करती है। अब इसको कहीं से आप छोड़ो, तो मैंने बताया पनडुब्बी से छोड़ा गया है इसको अरब सागर से। ठीक है, लैंड टू अटैक है ये। निर्माता इसका अमेरिका की कंपनी है, रेडियन इसका निर्माता कंपनी। लॉन्च माध्यम क्या है, पनडुब्बी से आप इसको लॉन्च कर सकते हो या तो युद्धपोत से आप इसको लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, इसकी अगर देखा जाए रेंज कितनी है तो 1600 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी रेंज है। डिपेंड करता है इसके अंदर इंजन कैसे लगा हुआ हो, उसकी रेंज चेंज हो जाती है। और गति कहा जा रहा है कि 880 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये इसकी स्पीड है। और ये सब सोनिक क्या है, ये मिसाइल है। और मार्गदर्शक की हम लोग बात करें तो मैंने कहा जैसे जीपीएस वगैरह इसमें लगा हुआ होता है। वार हेड क्षमता है इसके पास 450 किलोग्राम का पारंपरिक या परमाणु हथियार वगैरह ये ले जा सकता है, अपने साथ कैरी कर सकता है। इस मिसाइल के पास इतनी क्षमता है। दूसरी बात मैंने कहा कि या युद्धपोत से या तो पनडुब्बी से छोड़ा गया था, तो पनडुब्बी से ही छोड़ा गया था ईरान की न्यूक्लियर साइट पे जब अटैक किया गया था 22 तारीख को। तो ये आप पनडुब्बी हैं जो अमेरिका की पनडुब्बी हैं और अरब सागर में इनका, ये अरब सागर में रहती हैं और वहीं से इनको क्या किया गया है, छोड़ा गया है टॉम हॉक नाम की मिसाइल को। ठीक है, देखो आगे अगर हम लोग बात करें भाई, जो अमेरिका का टॉम हॉक मिसाइल कहाँ से दागा गया है, तो अरब सागर में। मैंने बताया कि अरब सागर में नेवी है अमेरिका की, वहीं से इसको दागा गया है। ये कुछ नेवी है अरब सागर में, इनके जो युद्धपोत है वहाँ पे तैनात है। फारस की खाड़ी हो गया है अरब सागर, वहीं पर इनका तैनात हुआ, वहीं से छोड़ा गया। इसकी क्षमता के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, देखो अब ये कैसे काम करती है भाई, जो टॉम हॉक मिसाइल है वो काम कैसे करती है। तो जैसे लॉन्च पैड की अगर हम लोग बात करें, टॉम हॉक को जहाज या पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है, मैंने बता दिया है। ये नीचे उड़ान करता है, देखो इतना नीचे उड़ता है कि इसको जो रडार वगैरह पकड़ नहीं पाता। इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि रडार में ना आए या ज़मीन से बहुत नीचे उड़ती हैं, जिससे रडार वगैरह में ये नहीं आते, मुश्किलें होती है रडार इसको पकड़ पाए। ठीक है, मार्गदर्शक की अगर हम लोग बात करें, जीपीएस द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है डिजिटली। ठीक है, और नक्शे के हिसाब से क्या करता है, अपने टारगेट को हिट करता है। ठीक है, देखो टॉम हॉक मिसाइल का उपयोग कब हुआ था। जो टॉम हॉक मिसाइल है अमेरिका का पनडुब्बी या युद्धपोत द्वारा इसको छोड़ा जाता है, लॉन्च किया जाता है। कब इसका इस्तेमाल किया गया है अमेरिका द्वारा, तो 1991 में किया गया था। गल्फ़ वार जो ईरान के लिए किया गया था, वहाँ पे जब इसको छोड़ा गया तो भाई ये सफल हुआ था। ठीक है, और 2001 में अफ़गानिस्तान के खिलाफ किया गया था, जो तालिबान है उनके खिलाफ। और 2011 में भी लीबिया के खिलाफ हुआ, 2017 में सीरिया के खिलाफ, और अब जो हुआ है 2025 में ईरान के खिलाफ किया गया है, ये अमेरिका ने किया है। ठीक है, इससे कुछ सक्सेस के बारे में है। देखो अब ये इजराइल और ईरान का युद्ध अभी तक था, लेकिन ये अब जो युद्ध है इजराइल ईरान का नहीं रहा, ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका बन गया है। अब इसमें और कौन सा देश को अभी सामने तो खुल के नहीं आया है, जैसे रूस हो गया, चीन हो गया, ये अभी खुल के पूरी तरह से समर्थन में नहीं है। अभी भी चाहते हैं कि शांति समझौता हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर हम लोग देखें चीन का क्या रुख है, क्या चाहता है, चीन ने क्या बयानबाजी की है, तो चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी चिंताएं व्यक्त की है। कहा कि अमेरिका के हम लोग जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता है उस पर काफ़ी क्षति हुई है, भारी क्षति हुई उसकी। इससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया भाई। जो अटैक हुआ है अमेरिका के द्वारा, इससे काफ़ी तनाव है, ये आग में घी डालने का काम कर रहा है। CCTV और ग्लोबल टाइम जैसे कुछ न्यूज़ हैं, इन हमलों की खतरनाक और उत्तेजक बताया है। आग में वही घी डालने का काम किया गया है। इजराइल को कहा गया है चीन के द्वारा कि आप क्या कर रहे हैं, आग भड़काने का काम कर रहे हैं, शांति समझौते की बात कर लीजिए, है ना। नहीं तो अगर हमारी एंट्री हो गई तो फिर ये क्या होगा, वर्ल्ड वार 3 हो जाएगा। अब रूस का क्या रुख है भाई। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि अमेरिका का द्वारा जो हमला हुआ है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्या है, ये उल्लंघन किया गया है अमेरिका के द्वारा, और यह खतरनाक उग्रता है, मतलब ये उकसाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ बयान जो आया है वहाँ के रूस के जो विदेश मंत्री हैं दिमित्री का, उन्होंने चेतावनी दी है कि कुछ
दी है कि कुछ देश अब ईरान को परमाणु क्षमताएं या हथियार देने को तैयार हैं। अगर ऐसे में अपने अमेरिका ने अटैक कर दिया, अगर कुछ देश हैं जो अगर ईरान को परमाणु हथियार दे दिया तो ईरान तो मार ही देगा, तो फिर क्या होगा, वर्ल्ड वार 3 हो जाएगा। वही कहानी है। तो उकसाया गया है अमेरिका के द्वारा, है ना। अब कहा गया भाई यूएस के जो हमला है ये काफ़ी खतरनाक है, ये अस्थिरता पैदा कर दिया है, हिंसा भड़काया जा रहा है। रूस का कहना है कि वह चाह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो है इस क्षेत्रीय शांतिपूर्ण समाधान में सक्रिय भूमिका निभाए। अब रूस का कहना है कि भाई जो संयुक्त राष्ट्र है, यूएन है, वो इस पर सक्रिय भूमिका निभाए, नहीं तो ये जो ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा और ईरान और इजराइल के द्वारा, तो होगा क्या, इसमें वर्ल्ड वार 3 होने की संभावनाएं हैं। कुछ ऐसे भी देश हैं जो ईरान को क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर क्षमता देने की बात कर रहे हैं। और ऐसे में अगर ईरान को न्यूक्लियर क्षमता मिल गई तो न्यूक्लियर क्षमता पाने के कारण क्या करेगा ईरान, अमेरिका पे या अमेरिका के जो करीबी देश हैं या इजराइल पे सबसे पहले वो अटैक कर देगा। ऐसे में होगा क्या, बहुत तबाही होगी। वैसे भी इतनी तबाही हो गई है पहले से ही, इतनी तबाही ईरान का हो चाहे वो इजराइल का हो, बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है। अब यही कहा जाए कि इसमें शांति हो जाए तो ज़्यादा फ़ायदा है मिडिल ईस्ट के देशों के लिए भी और इजराइल ईरान के लिए भी है, सबके लिए भी यही फ़ायदा है कि शांति समझौता हो जाए, ठीक है। लेकिन हमारा जो भारत है उसका क्या स्टैंड है, क्या भारत इजराइल के साथ है या भारत ईरान के साथ है? तो नहीं, हमारा स्टैंड यही रहता है कि ना तो हम इजराइल के साथ हैं ना तो हम ईरान के साथ हैं। हम शांति समझौते की बात कर रहे हैं, हम किसी को भड़काना नहीं चाहते, हम दोनों देश की तरफ हैं। हम दोनों देश से यही कहते हैं कि दोनों शांति के लिए या युद्ध विराम के लिए बात करें और आग में घी डालने का काम हमारा नहीं है, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, क्या होता है आगे इस युद्ध में, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में क्या चल रहा है, शांति समझौता होता है कि नहीं होता है, तो इन सब सारी बातों पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।